जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 23 का संबंध है 299 के साथ में, उसी प्रकार से 24 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप की प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 23 से यहाँ पर 299 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 23 से यहाँ पर 299 बना है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 24 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि 23 से यहाँ पर 299 कैसे बना है। तो 23 से यहाँ पर 299 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 23 का यहाँ पर किया गया है 13 गुना। तो 23 का 13 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 299। और ध्यान से देखिए 299 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 24 के अंदर और इस 24 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 24 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस 24 का भी हम क्या कर देंगे, 13 गुना कर देंगे। तो 24 का 13 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 312। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 312। अब हमें देखना है कि संख्या 312 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 312 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई याद रखना ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसी टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के अंदर भी हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। लड़के का सुधा से क्या संबंध है। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सोल्व करेंगे तो वो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा, यानी कि कहने वाला कौन है, सुधा है। यानी कि ये कौन है, महिला है सुधा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुधा, ठीक है। क्या कर रही है, एक लड़के की ओर संकेत कर रही है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लड़का, ठीक है मेरे भाई। यानी कि सुधा ने एक लड़के की ओर संकेत कर कहा वह मेरे ससुर का, यानी कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। यानी कि यहाँ पर देखिए ये सुधा का कौन हो जाएगा, ससुर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ससुर, ठीक है। और ससुर का एकमात्र पुत्र, यानी कि यहाँ पर ध्यान से समझिए पुत्र का क्या है, पुत्र है कौन, वह लड़का, यानी कि ये लड़का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन है, सुधा का ससुर है और ससुर का एकमात्र पुत्र है। यानी कि सुधा का ये जो ससुर का एकमात्र पुत्र है ये सुधा का क्या है, पति है। और पति का पुत्र सुधा का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। यानी कि लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो यानी कि सुधा का ये लड़का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। अब हमें देखना है कि पुत्र किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर पुत्र में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 73748268
93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो होने वाला है वो करीब 10 जुलाई के बाद में स्टार्ट होने वाला है। यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं। और बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। संख्या 73, 81, 465 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करके निर्मित नई संख्या में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए, यदि आप एक बार समझ जाएंगे तो इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ व्यवस्थित करना, ठीक है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर हमें बोला गया है आरोही क्रम, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है, संख्या है 73, 81, उसके बाद में क्या है 73, 81, 465, ठीक है। यानी कि यह संख्या हमें दी गई है। अब इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस संख्या को हम व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम में। तो यहाँ पर देखिए, इस संख्या के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या है 1, तो 7 के नीचे लिखेंगे 1 है। 1 से छोटी संख्या क्या है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 है। 3 से छोटी संख्या कौन सी है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 है। 4 से छोटी संख्या है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 है। 5 से छोटी संख्या है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। 6 से छोटी संख्या है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 है। 7 से छोटी संख्या है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 है। यानी कि ये कौन सी हो गई नई संख्या हो गई, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नई संख्या, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर जो नई संख्या आई है इसमें कितने अंक ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 3 के जस्ट नीचे 3 आया है, जबकि सभी अंकों की स्थिति क्या हुई है परिवर्तित हुई है। यहाँ पर बोला गया है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो केवल एक अंक ऐसा है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है। अब हमें देखना है कि एक किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर एक हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़िए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। कैसे, या तो हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं कैसे, आमने सामने की संख्याओं को देखकर, या फिर इस प्रश्न को या इस टाइप के प्रश्न को हम सोल्व करते हैं सीरीज टाइप से। तो यहाँ पर इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है तो वो समझिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को सोल्व किया गया है सीरीज वाले मेथड के आधार पर। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 4 से कितना बन रहा है 4, 4 से 4 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें 1 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 4 एकम 4। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 4 से कितना बन रहा है 8 है, 4 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें 2 गुना तो बन जाएगा 4 दूना के 8 है। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 8 से कितना बन रहा है 24 है, 8 से 24 कैसे बन रहा है, ध्यान से देखिए यदि हम 8 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो बन जाएगा 8 3 24 है। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 96, तो 24 से 96 कैसे बनेगा।
तो यहाँ पर देखिए यदि हम 24 का क्या कर दें 4 गुना कर दें तो बन जाएगा 24 चौके 96। अब इसी प्रकार से 96 से आगे आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ 1 गुना, उसके बाद में 2 गुना, उसके बाद में 3 गुना, उसके बाद में 4 गुना। तो अब यहाँ पर 96 से अगली संख्या निकालने के लिए यहाँ पर हम 96 का क्या कर देंगे 5 गुना। तो यहाँ पर देखिए 96 का 5 गुना करेंगे तो 96 का 5 गुना बनता है 480, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 480। अब हमें देखना है कि संख्या 480 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो वहाँ से संख्या 480 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से कुर्सी का संबंध है लकड़ी के साथ में, उसी प्रकार से कंबल का संबंध के शब्द के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि कुर्सी का संबंध लकड़ी के साथ में कैसे है। तो देखिए आप सभी को पता है कि कुर्सी किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि कंबल किसका बना होता है। तो मेरे भाई जिस प्रकार से कुर्सी बनी होती है लकड़ी की, उसी प्रकार से कंबल बना होता है ऊन का, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा ऊन। अब हमें देखना है कि ऊन शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है ऊन शब्द में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, मानव शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है WBC को, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उनको मानव शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, ये सभी आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है प्लाज्मा झिल्ली। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है बास्केटबॉल से, ऑप्शन बी है फुटबॉल से, ऑप्शन सी है भारोत्तोलन से और ऑप्शन डी है
मुक्केबाजी से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, दुर्योधन सिंह नेगी मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, ऑप्शन बी है सवाई मान सिंह ने, ऑप्शन सी है महाराजा जगजीत सिंह ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को बनवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एमकेएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक या इकाई है न्यूटन। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार आपके एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है चुटकी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे पास यहाँ पर देखिए काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर भोटिया और पांडव ये दोनों किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली हैं। तो मेरे भाई याद रखना भोटिया और पांडव ये दोनों किसकी हैं, उत्तराखंड राज्य की हैं पारंपरिक नृत्य शैली। ठीक है, इसी के साथ में पूछ लिया जाए कि मुखोटा किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो याद रखना मुखोटा है आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंध्र प्रदेश यानी कि एपी। ठीक है, यानी कि मुखोटा है आंध्र प्रदेश की, चुटकी है सिक्किम राज्य की, और भोटिया और पांडव ये है उत्तराखंड राज्य की क्या है पारंपरिक नृत्य शैलियाँ हैं। और मेरे भाई याद रखना इस टाइप के आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मरीन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है गुजरात राज्य में। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र
₹99, यानी कि यह कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र ₹99 की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मेरे भाई आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, ये 10 जुलाई के बाद में कभी भी हो सकता है। तो आपके एग्जाम के मात्र 40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं। तो बचे हुए समय के अंदर यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूं आपके एग्जाम के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लांक नियतांक h की विमा समान है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्लांक नियतांक h की विमा किसके समान है। ऑप्शन ए कोणीय संवेग के समान है, ऑप्शन बी है ऊर्जा के समान है, ऑप्शन सी है संवेग के समान है और ऑप्शन डी है आवर्ती के समान है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, प्लांक नियतांक h की विमा कोणीय संवेग के समान है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।